तो इतना बड़ा हमला है कि जो पिछले नज़दीक की तारीख इतिहास में जो है वो नहीं हुआ है। इजराइल अब आसानी से इस मामले को नहीं लेगा, ये तो साफ है। भी कभी जंग हुई है तो फ़लस्तीनियों ने अपना क्षेत्र खोया है। इसके और पीछे चीन का भी हाथ है। ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि चीन के हक में जाती है ये चीज़। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण भी दिया था, बयान भी दिया था और ये कहा था कि जिसका जो अधिकार है क्षेत्र के ऊपर यानी फ़लस्तीनियों का, वो उनको मिलना चाहिए। और नमस्कार, न्यूज़ अक्रॉस में आपका स्वागत है। आपको पता है इजराइल पर हमास ने बड़ा हमला बोला है, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर आई है और कई मिसाइल हमास ने दागे हैं। इसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिडिल ईस्ट के जानकार मुल्ला साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुल्ला साहब नमस्कार, न्यूज़ अक्रॉस में आपका स्वागत है जी। ये बताइए कि जिस तरह से इजराइल पर हमला बोला गया है हमास के तरफ से, तो अब आपको क्या लगता है फिलिस्तीन में क्या हो सकता है और इजराइल इस पर किस तरह से रिएक्ट कर सकता है? इजराइल हमेशा ही अपने ऊपर किसी भी हमले को बहुत संजीदगी से सीरियसली लेता रहा है, और ये तो इतना बड़ा हमला है कि जो पिछले नज़दीक की तारीख इतिहास में जो है वो नहीं हुआ है। तो इसलिए इजराइल अब आसानी से इस मामले को नहीं लेगा, ये तो साफ है। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रॉकेट इतनी बड़ी संख्या में दागना और इजराइलियों का मारा जाना, इससे इजराइल बिल्कुल यूँ कहिए कि किसी तरह से बख्शने वाला नहीं है। और ये जो बात कही जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर इजराइल पे हमले हुए हैं, तो इजराइल को भी ये देखना पड़ेगा कि उसका जो डोम है, सिस्टम जो था, जो उसको सुरक्षित रखने के लिए बना है, तो उस डोम के अंदर कहाँ कुछ चूक हुई होगी। क्योंकि इससे पहले जब जनीन के ऊपर इजराइल की जानिब से वहाँ के कैंपों पर हमले हुए हैं या वो रिफ्यूजीज को उन्होंने वहाँ से हटाया था, तो उस वक्त भी जो है हमास ने और कुछ फ़लस्तीनियों ने रॉकेट दागे थे, तो वहाँ उसने उस वक्त इजराइल ने अपना बचाव अच्छा किया था। इससे पहले भी ऐसा बचाव करते रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा इतने बड़े रॉकेट दागे जाना और इजराइलियों का मारा जाना, ये उस डोम की कमजोरी को कहीं दिखाता है या इजराइल से कहाँ कुछ चूक हुई है, इस चीज़ को ज़रूर समझने की ज़रूरत होगी। लेकिन मुल्ला साहब एक बात बताइए, अभी जो था वहाँ की कूटनीति बदल रही थी। सऊदी अरेबिया और भी जो मुल्क थे, मुस्लिम मुल्क थे, वो इजराइल को मान्यता देने की सोच रहे थे। एक तरह से दोस्ती बढ़ रही थी। फिर से हमास ने इसको सुलगा नहीं दिया और इससे जो भी वहाँ के आजू बाजू के जो भी देश है उनको भी नुकसान होगा और इजराइल भी फिर इसको रिटेलिएट बड़ी तेजी से कर सकता है। बिल्कुल करेगा, इजराइल रिटेलिएट करे बगैर नहीं रहेगा। और आपने ये बात भी सही कही कि वहाँ के क्षेत्र में इस वक्त जो है वो डिप्लोमेसी चल रही थी, और इस दौरान में 2, 3, 4 मुस्लिम देश हैं जो वो इजराइल के करीब आ गए थे। इसमें अमेरिका का तो रोल था ही, और अब्राहमिक एग्रीमेंट या एक कोड बनाने की जो बात चल रही थी वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ी थी। यहाँ तक कि खुद अरब अमारात उसके करीब आ गया था। कुछ और दूसरे देश भी जो है वो बातचीत कर रहे थे। हालांकि अभी हाल में सऊदी अरब ने इस बात से इनकार किया था कि वो इजराइल को मान्यता नहीं देगा, लेकिन अंदर खाने ये बात कही जा रही है कि सऊदी भी अपने आप को जो है इजराइल के करीब कर रहा है। और छन छन करके इस तरह की खबरें आ रही हैं जगह जगह कि सऊदी अरब के और इजराइल के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध जो है वो बन रहे हैं। तो ये जो कूटनीतिक चीज़ें दिख रही थी, ये यकीनी तौर पर उस क्षेत्र में शांति बनाए रखने की जानिब आगे कदम बढ़ने का एक संकेत तो था। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इन चीज़ों को, इन कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और बनने बिगड़ने के मामलात को वहाँ की इजराइल की जनता और फ़लस्तीन की जनता किस तरह से ले रही थी। तो जनरली स्पीकिंग सामान्यतः वहाँ की जनता ने इसको बहुत सही तरीके से नहीं देखा था। यही वजह है कि जब वहाँ से रिफ्यूजीज को खदेड़ा जा रहा था तो इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया था। दूसरी जानिब अभी आप देखिए कि इतना बड़ा हमला हुआ, इजरायली मारे गए और इजराइल ने फिर वो बदला लेने की जो भी कुछ कोशिश वो करेगा तो करेगा ही करेगा।
वहाँ फ़लस्तीन अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास अब भी यही कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को आत्मरक्षा का अधिकार है, और वो फिर अब इजराइल को दहशतगर्द कह रहे हैं। तो क्या ये आत्मघाती नहीं है कि अब जो बचा हुआ इलाका है वो भी कहीं इजराइल उस पर कब्जा न कर ले हमला बोल करके? ये बात तो है अपनी जगह कि जब भी कभी जंग हुई है तो फ़लस्तीनियों ने अपना क्षेत्र खोया है, और अपने बहुत सारे इलाके, वो कुछ खेती के उपजाऊ भी थे, कुछ बस्तियां थी, कुछ कॉलोनियां थी, तो ये सब अपने इजराइल में हर मरतबा अपने कब्जे में ली हैं। और मेरा ये ख्याल है कि जो भी कुछ हम वो पैटर्न देखते हैं फ़लस्तीन और इजराइल के झगड़े का पिछले 50, 60, 70, 80 सालों का, तो उस दौरान में छोटी मोटी जंगें करना, थोड़ा बहुत क्षेत्र अपने साथ मिला लेना, उसके बाद में फिर पीछे हट जाना, फिर समझौता कर लेना, फिर कुछ दिन की शांति, फिर अशांति और फिर जंग, ये एक पैटर्न चला आ रहा है। थोड़े थोड़े वर्षों में ये चलता रहता है। तो हिट एंड रन इस तरह की कुछ पॉलिसी शायद इजराइल की रहती होगी। एक बात बताइए मुल्ला जी, आपको क्या लगता है अमेरिका इस पर कुछ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, और भारत को इस लड़ाई में अपने आप को कहाँ रखना चाहिए? ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपने कहे हैं। अमेरिका इस वक्त ज़रूर रिएक्ट करेगा, और वो ये चाहेगा कि शांति बनी रहे, इसलिए कि इस वक्त खुद अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था और खुद राजनीतिक परिस्थिति जो भी कुछ है वो बड़ी ख़राब चल रही है। एक तरफ जो है वो उस वक्त उसके पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, उनके खिलाफ कोर्ट केस चल रहा है, दूसरी जानिब खुद बाइडेन साहब जो है वो परेशान हैं अंतर्गत चीज़ों को लेकर के। और इस हालत में वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ कोई जो फ्लेयर अप हो, कोई कोई आग भड़क उठे। एक तरफ तो वो सऊदी अरब है, चीन है और ईरान है, और इन सब के साथ में जो चीन ने आगे बढ़ करके उस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है, तो अमेरिका पहले ही उससे परेशान है। तो ईरान का और सऊदी अरब का, एक शिया देश और एक सुन्नी देश, और एक कम्युनिस्ट देश चीन का, और उसमें फिर रूस भी है और तुर्की भी शामिल है किसी तरीके से। तो पिछले दिनों ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और ये सब करीब आए हैं, तो इसमें चीन का बड़ा रोल बढ़ा है, और उस क्षेत्र के असर रसूख में चीन का बढ़ना ये अमेरिका को परेशान करता है, और भारत के लिए ये ज्यादा अहम है। तो आपका क्या कहना है कि जो हमास ने जो हमला किया है जी, तो इसके पीछे चीन का भी हाथ है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि चीन के हक में जाती है ये चीज कि वो चीन जो है अब ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से वहाँ अपना असर रसूख बढ़ाए। अपना असर बढ़ाने का मतलब ये है कि वो या तो दोनों को देशों को करीब लाने के लिए भी कोशिश कर सकता है, और ये भी हो सकता है कि समझौता कराने में कोई अपना रोल अदा करने की कोशिश करे, सऊदी के जरिए से, अरब अमारात के जरिए से, या तुर्की के जरिए से। ये कहा नहीं जा सकता, हालांकि तुर्की ने भी कुछ बयान दिए हैं, सऊदी भी दे रहा है, दूसरे देश भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि सीधे सीधे चीन का कोई काम, अमल दखल इन दोनों देशों में है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जितना अमल दखल इन दोनों देशों में है, या खासतौर से इसराइल पर जितनी पकड़ है, और इसराइल जितना करीब अमेरिका के है, तो वो देखते हुए ये मानना मुश्किल है कि चीन कुछ डायरेक्ट कुछ कर सकेगा। अच्छा, एक बात बताइए, भारत तो किसी भी आतंकवादी संगठन को मानता नहीं और उसका समर्थन भी नहीं करता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री फिलिस्तीन भी जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इजराइल भी जाते हैं, अलग अलग जाते हैं। जो पहले की परंपरा रही है कि हम फिलिस्तीन जाएंगे तो इजराइल जाएंगे, हम इजराइल जाएंगे तो फिलिस्तीन जाएंगे, तो नहीं, मोदी जी ने साफ क्लियर कर दिया कि मेरा दोनों से अलग अलग रिश्ते हैं और मैं उस रिश्ते को निभाऊंगा, दोनों जारी रहेंगे, दोनों जारी रहेंगे। लेकिन जो हमास को तो पूरी दुनिया आतंकी संगठन मानती है, तो भारत के लिए अब कितनी दिक्कत है और भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमको ये देखना चाहिए कि अब तक, जब तक के नेम था, नॉन अलाइन मूवमेंट था, तो उस वक्त तक तो सीधे सीधे भारत का जो पलड़ा था वो पूरा के पूरा फलस्तीनियों के हक में जाता था, और इजराइल को वो दहशतगर्द भी मानता था, एग्रेसर भी मानता था, मान्यता भी नहीं देता था। आपको याद होना चाहिए कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण भी दिया था, बयान भी दिया था, और ये कहा था कि जिसका जो अधिकार है क्षेत्र के ऊपर, यानी फलस्तीनियों का, वो उनको मिलना चाहिए। और हम कोई भी ये ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता अगर आएगी तो वो जो है वो किसी जालिम का साथ देगा और मजलूम का साथ नहीं देगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त की जो सरकार हमारी है, वो सरकार ये चाहती है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो दुनिया भर में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक असर है, उसका भी फायदा उठाए। दूसरी तरफ जो मजलूम लोग हैं फलस्तीन के, जिनके ऊपर ज्यादती हो रही है, उनका भी साथ देने की जो है कोई कोशिश करते रहे। तो मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है कि हमारे देश की इमेज, हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश के
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गेन्स और बेनिफिट्स और उसके जो डिप्लोमेटिक असरात हैं उनको दोनों को बचाए कैसे रखें और बैलेंस कैसे रखें, इसके ऊपर है। कहना है कि भारत अपने राष्ट्र हित, देश हित में मोदी जी जो भी कदम लेंगे तो वो देश के लोगों के लिए लेंगे, देश के लोगों के लिए ज्यादा सामने रखेंगे उस चीज को, वो जैसा कि उन्होंने यूक्रेन और रूस की जंग में भी किया है कि हमको तेल कहीं से मिल रहा है तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक कि G20 के अंदर भी कुछ चीजों में मोदी जी ने आगे बढ़ करके जो समझौता कराया और एक डिक्लेरेशन उनको करने में कामयाबी मिली है। हालांकि अगर कोई दूसरी जगह होता तो शायद वो रूस के पलड़े में जाता और वो अपनी कुछ और बातें मनवाता, थोड़ी बहुत मनवा सके हैं तो यूक्रेन की थोड़ी सी नाराजगी जरूर हो गई थी। तो लेकिन असल चीज ये है कि भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि उस क्षेत्र में भी अशांति हो, जंग हो, क्योंकि अब सऊदी अरब और अरब अमीरात हमारे भारत देश में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, बड़ी सरमायाकारी कर रहा है, तो हमारे यहाँ जो निवेश हो रहा है उसको भी असर पड़ सकता है। फिर उसके बाद में ईरान के साथ में भी भारत जो है वो अपने संबंधों को और आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और दूसरे संबंध हैं उन सब को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास जो है ये रुपए में कारोबार करना और डॉलर के मुकाबले में ईरान से कुछ और तेल और दूसरी चीज़ों का लेना, इस तरह की चीज़ों के साथ में जब हम बढ़ रहे हैं तो हमास का ये करना ईरान को किसी कदर जो है वो वहाँ उसके असर को मजबूत करेगा या उसका रोल को बढ़ाएगा क्या। तो इस तरह से भारत के सामने एक चुनौती होगी कि एक तरफ तो वो इजराइल को और फलस्तीन को संभाले, दूसरी तरफ सऊदी अरब और ईरान को भी देखे और उसके साथ में चीन को वहां घुसने का कोई मौका ना मिले, इस चीज का भी जो प्रबंध करे। तो इस तरह से भारत के सामने एक बड़ा रोल है और उसको वो रोल अदा करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि देश और देश के साथ साथ दुनिया के अंदर अपना जो बढ़ता हुआ असर है उस असर को बढ़ाने के लिए और जिसको हमारा देश जो कहता है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पे हमको इंसाफ का भी साथ देना है और अपने देश का और दुनिया के जो परिप्रेक्ष्य बदल रहा है, जो यूनिपोलर वर्ल्ड था वो खत्म हो गया है, तो भारत ऐसे में आगे बढ़कर के कुछ अपना रोल जरूर अदा कर सकता है। धन्यवाद।